नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से तय करने के लिए 3 जजों की एक समिति गठित की गई है। अब नई बेंच एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मापदंड तय करेगी और इसी मामले पर सीजीआई समेत 4 जजों ने एक मत से फैसला दिया है, जबकि 3 जजों ने डिसेंट नोट दिया है। मामले पर सीजीआई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा एक मत है। वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का फैसला अलग है। कोर्ट ने अपने फैसले में 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इंकार करने का आधार बना था। लेकिन अब इस पर एक बड़ा फैसला आना जाहिर तौर पर एएमयू के लिए तो बेहतरीन है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है और राजनीतिक रूप से भी आने वाले समय में क्या दिशा तय करेगा, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेंच इस फैक्ट की जांच करेगी कि क्या एएमयू को अल्पसंख्यकों ने स्थापित किया था। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने माना है कि एएमयू संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 1967 के फैसले में कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकती है। उस समय अजीज बादशाह केस में कोर्ट ने कहा था कि एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना न तो अल्पसंख्यकों ने की थी और न ही उसका संचालन किया था। दरअसल ताजा विवाद 2005 में शुरू हुआ। एएमयू ने खुद को अल्पसंख्यक संस्थान माना। मेडिकल के पीजी कोर्सेज की 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित कर दी। हिंदू छात्र इसके खिलाफ इलाहाबाद कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना। एएमयू सुप्रीम कोर्ट गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इस मामले को 7 जजों की संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। एएमयू की स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खान ने की। 1817 में दिल्ली के सादात यानी सैयद खानदान में सर सैयद अहमद खान का जन्म हुआ। 24 साल की उम्र में सैयद अहमद मैनपुरी में उप न्यायाधीश बन गए। इस समय ही उन्हें मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से शिक्षण संस्थान की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने मई 1872 में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फंड कमेटी बनाया। कमेटी ने 1877 में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत की और इसी दौरान अलीगढ़ में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग तेज हो गई। इसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1920 में ब्रिटिश सरकार की मदद से कमेटी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बनाकर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की। पहले से बनी सभी कमेटियां भंग कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से एक नई कमेटी बनी और इसे ही पूरी संपत्ति और अधिकार सौंपे गए। इस पूरे मामले में कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार माना है। कोर्ट ने इस मामले में अपना ही 1967 का फैसला बदल दिया है, जिसमें कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जे का दावा नहीं कर सकती है। अन्य समुदायों को भी इस संस्थान में बराबरी का अधिकार है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने दिया है। इस बेंच में 7 जज शामिल थे, जिसमें से 4 ने पक्ष में और 3 ने विपक्ष में फैसला सुनाया। अब इस मामले को 3 जजों की रेगुलर बेंच को भेज दिया गया है, जो ये जांच करेंगी कि क्या एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना अल्पसंख्यकों ने की थी। इन सब के बीच एक रोचक पहलू ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट से पहले हर किसी की नजर सीजीआई चंद्रचूड़ के 2 साल के कार्यकाल के बड़े फैसलों पर रही। आर्टिकल 370, राम जन्मभूमि मंदिर, 1 रैंक 1 पेंशन, सबरीमाला मंदिर विवाद, चुनावी बॉन्ड की वैधता, सीएए एनआरसी, मदरसा एक्ट मामला, एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस, एलएमवी लाइसेंस का मामला, दिल्ली के रिज एरिया में पेड़ों की कटाई और संपत्ति का पुनर्वितरण। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 30A के तहत किसी संस्था को अल्पसंख्यक माने जाने के मापदंड क्या हैं? किसी भी नागरिक द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान को अनुच्छेद 19(6) के तहत विनियमित किया जा सकता है।
अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार निरपेक्ष नहीं है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के विनियमन की अनुमति अनुच्छेद 19(6) के तहत दी गई है, बशर्ते कि ये संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र का उल्लंघन न करें। सीजीआई ने कहा कि धार्मिक समुदाय कोई संस्था स्थापित कर सकता है, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। एक तर्क ये भी है कि विशेष कानून के तहत जिन संस्थानों की स्थापना हो, उनको अनुच्छेद 31 के तहत कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2005 में संशोधन को खारिज किया था। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले ने एएमयू के अल्पसंख्यक चरित्र की धारणा पर सवाल उठाया था। देश भर में मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किए, जिसके चलते 1981 में एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाला संशोधन हुआ। साल 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1981 के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। 2006 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। 2016 में केंद्र ने अपनी अपील में कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांतों के विपरीत है। साल 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेजा था, जिस पर आज फैसला आया है। कुल मिलाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर एक बड़ा फैसला आया है। एएमयू ने महिला शिक्षा को भी काफी बढ़ावा दिया। विश्वविद्यालय ने महिलाओं के लिए एक अलग कॉलेज की स्थापना की। शेख अब्दुल्लाह के नेतृत्व में इस कॉलेज की शुरुआत हुई थी। वे महिला शिक्षा के पक्षधर थे और इसके लिए उन्होंने कई अहम कदम उठाए। खासकर उन्होंने भोपाल की बेगम सुल्तान जहां से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी, जिससे महिला शिक्षा को और बढ़ावा मिला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एएमयू के भविष्य और इसकी पहचान के लिए अहम है। इस फैसले से साफ होता है कि देश में अल्पसंख्यक संस्थानों की स्थिति और उनकी मान्यता के लिए भविष्य में और भी स्पष्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता होगी। ऐसे में अल्पसंख्यक दर्जे की अनुमति के बाद 3 जजों की बेंच मापदंडों पर निर्णय लेकर कितना बदलाव करेगी, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो एएमयू पर एक सुप्रीम फैसला और ये कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार। देखिए, ये बड़ा फैसला है। 2-3 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो मामला बहुत पुराना इस वक्त पे आया। हमने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से भी इस चीज को इसलिए थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास किया क्योंकि उनका रिटायरमेंट है 10 तारीख को, और ये बात बिल्कुल सच है कि अपने 2 साल के कार्यकाल में कई बड़े फैसले वो देकर गए हैं। हाल ही में आप 2-3 दिन में सारी चीजों को उठाकर देख लीजिए कितने महत्वपूर्ण डिसीजंस आए हैं। ये मुद्दा जो है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आने वाले समय में यदि हम शिक्षा की दृष्टि से इसे देखें तो बेहद महत्वपूर्ण है। इसका एक पॉलिटिकल रूप से इसे यदि हम समझने की, राजनीतिक रूप से समझने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीजें इस बीच आएंगी, लेकिन ये कहां से शुरू हुआ, किस तरह से इस पर विवाद की स्थिति शुरू हुई और अब जो डिसीजन आया है उस पर आगे क्या, क्योंकि अभी भी 3 जो बेंच हैं जजों की, वो एक इसके मापदंड को तय करेंगे। तो उसका कितना बदलाव हो सकता है, कितना प्रभाव हो सकता है, कैसे सारी चीजें सामने आएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अनिल शर्मा। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे सैयद मोहम्मद तकी। सैयद मोहम्मद तकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर हैं हसन रिजवी। हसन रिजवी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं हिमाल अख्तर। हिमाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले हिमाल जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ हिमाल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए बेहद महत्वपूर्ण होगी क्योंकि ये जो डिसीजन आया और इसको ये जो कहा जा रहा है कि 3 बेंच जो हैं उनके फैसले का अब इंतजार है। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि जहां से इस चीज को खारिज किया गया था 1967 में, आज उसी कोर्ट की तरफ से इसको बरकरार रखने की बात की जा रही है। मुझे लगता है ये पूरा मामला, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का था, वापस से सुप्रीम कोर्ट में आ गया। पहले बहुत सारे पॉइंट्स अलग रखे गए थे, आज उस चीज को बरकरार रखने की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर यदि समझने का प्रयास करें तो ये डिसीजन किस परिप्रेक्ष्य में और पहले परेशानियां क्यों थी? जो जजमेंट था
उसको जो चुनौती दी गई थी वो आज उन्होंने उसको ओवर रूल कर दिया है और उस आज के ऑर्डर के मुताबिक जो माइनॉरिटी कैरेक्टर था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उसको बहाल कर दिया गया है। लेकिन एट द सेम टाइम किसी जजमेंट ने एक कहा है कि 3 जजेस की एक कमेटी एक बेंच बनाई जाएगी और वो इसके ऊपर एक फैसला देगी कि तमाम इस चीज को थॉरोली इन्वेस्टिगेट करके और इंक्वायरी करने के बाद में कि क्या अलीगढ़ को आर्टिकल 30 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के माइनॉरिटी का कैरेक्टर दिया जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है। जब 7 लोगों की बेंच ये कह रही है कि माइनॉरिटी कैरेक्टर बहाल किया जाता है तो लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो मैं तो इस हालत में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेलकम करता हूं और ये कहता हूं, ये उम्मीद करता हूं कि एक जो दरवाजा बंद था वो दरवाजा खुला है और अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि जो 3 बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट होगी वो भी तमाम हालात को देखेगी कि 1920 में ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी और आर्टिकल 30 इस बारे में क्लियर कहता है कि माइनॉरिटीज को अब हक है कि अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और उसका एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो इसका मतलब ये हरगिज ना लिया जाए कि इसमें दूसरे लोगों को पढ़ने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग इस तरह का मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा वो माइनॉरिटीज के हाथ में ही रहेगा। ये आर्टिकल 30 क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे बाबा साहब की लीडरशिप में वो हमसे कहीं ज्यादा अक्लमंद थे और उन्होंने सब चीज को सोच समझ के रखा था कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है इंडिया में उनके तमाम राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसीलिए आर्टिकल 30 को इंट्रोड्यूस किया था। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। मुझे लगता है कि जब 7 जजेस की बेंच ये फैसला दे सकती है कि माइनॉरिटी कैरेक्टर को बहाल किया जाता है और अजीज बादशाह वाले जजमेंट को उसको सेटिसाइड करके सेटिसाइड किया जा सकता है, तो आई होप सो कि 3 जजेस की बेंच होगी वो भी हमारे हक में फैसला देगी। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक चीज और मुझे लगता है यहाँ पे एक चर्चा का विषय बनेगी, ये कहाँ से शुरू हुआ था। ताज़ा विवाद जो था 2005 यानी 2005 में ये सारी चीज़ें शुरू हुई और मेडिकल के पीजी कोर्सेज की 50% सीटें जो थी मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित कर दी गई थी और हिंदू छात्र जो थे जो उसके खिलाफ गए थे। देखिए ये मामला तब से चल रहा है और ये चलते 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 इतना वक्त हो गया इस चीज़ को कि आज एक अंतिम फैसला। अच्छा, उस अंतिम फैसले पर भी अभी भी एक पॉइंट है कि इसके मापदंड को तय किया जाएगा। देखिए अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो तो बरकरार है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन पूरी क्लियरिटी वो 3 जो जजेस हैं वो अपनी सारी चीजों पर मापदंड तय करेंगे। बहुत सारे उसमें पॉइंट्स आएंगे, मुझे लगता है तब ये पूरी क्लियरिटी हो पाएगी। हसन रिजवी जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए जो ये मेडिकल के स्टूडेंट गए थे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको कह दिया था कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसी को चैलेंज किया गया था और वही ऑर्डर को सेटिसाइड करके उन्होंने कहा कि नहीं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। लेकिन अब एक नई चीज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने दी है, चीजों को देखेंगे दोबारा से और देखने के बाद बताएंगे कि क्या इसको ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, क्योंकि कई सारी चीजें हैं। एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, इन तमाम चीजों को थॉरोली इन्वेस्टिगेट करेंगे और मुझे अपने यहाँ की जुडिशरी पे भरोसा है और मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है कि वहां आर्टिकल 30 हमारा दिया गया है और उस आर्टिकल 30 के तहत हमें ये जो 3 बेंच का जजमेंट होगा वो भी आई होप सो कि हमारे हक में होगा। ठीक है, चलिए हसन जी वापस आऊंगी आपके पास। केसी जैन जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए केसी जैन जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। अनिल जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी अनिल जी, ये पूरा जो एक फैसला आया है, मुझे लगता है ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से चला था, उसके बाद काफी सारे इश्यूज आए, उसके बाद हाई कोर्ट गया, 7 जजों की बेंच थी, 4 पॉजिटिव थे, 3 लोग एक उन्होंने डिसेंट नोट दिया, अलग अलग ये चीजें हुई। उसके बाद देखिए वहां से सारी चीजें जो थी बिल्कुल अलग तरीके से खारिज हो गई थी। आज वही कोर्ट उस पर अपना एक डिसीजन देती है कि इसको बरकरार रखेंगे। ओवरऑल सिनेरियो अभी भी 3 बेंच जो जजों की होगी वो उसके मापदंड को तय करेगी। कुल मिलाकर जो दर्जा बरकरार रखा गया है और जो चीजें आनी है 3 जजेस की तरफ से, इसको आने वाले परिपेक्ष में यदि समझें तो क्या समझती है कांग्रेस पार्टी? जी देखिए सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले तो सारे पैनलिस्ट को नमस्कार
शासकों को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजों ने जो फैसला दिया अल्पसंख्यक दर्जे के पक्ष में, जिस पर 3 जज अभी पूरी तरह सहमत है, लेकिन 4:3 के अनुपात में फैसला आ गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आज का बना हुआ नहीं, 1875 में सर सैयद अहमद खान साहब ने इसको स्थापना की। और आज सबसे बड़ी बात है, वहां इस्लामिक के अलावा बहुत ही शिक्षा दीक्षा मिलती है। बड़े बड़े हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का तमाम पदों पर रहने वाले लोग उस विश्वविद्यालय से शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए। उसका दर्जा अगर अल्पसंख्यक के रूप में मिला है तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है, और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का हम सभी को सम्मान करना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका सभी का सम्मान। ठीक है, चलिए अनिल जी वापस आऊंगी। मुझे लगता है यशी बेहद महत्वपूर्ण, सबसे पहले क्या है, ये विषय ऐसा है कि सब लोगों की प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद इसके पॉइंट्स पर जाएंगे। यशी, ये जो डिसीजन हुआ, इसे जो बरकरार रखने की बात की जा रही है, जो सुप्रीम फैसला हुआ एएमयू पर, और मुझे लगता है पहले इसी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज किया गया था, तो अब जो आने वाला सिनेरियो है या आगे की अवधारणा को समझने की कोशिश करें या 3 बेंच के फैसले का इंतजार करें, उसमें जो मापदंड तय होने हैं उसमें क्या चीजें हो सकती हैं, और आपकी सबसे पहले तो राय इस विषय पर। देखिए, जिन लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपत्ति है या कई तरह के विवाद बनाते हैं, उन्हें सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होकर के आना चाहिए। जब वो वातावरण देखेंगे कि शिक्षा का जो वातावरण वहाँ पे है, जो बच्चों की अलीगढ़ की जो पहचान है वो ताले और तामील को लेकर के है। ताले की बात सब लोग जानते हैं कि अलीगढ़ का ताला मशहूर है, और उसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कारण तालीम यानी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़। तो जब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जो नए युवा और बच्चे बच्चियां पढ़ती हैं वहाँ पे, तो लगता है एक शिक्षा का माहौल, देश उन्नति करेगा, तरक्की करेगा तो शिक्षा से ही करेगा। और अगर हम उस पर जितना विवाद करेंगे तो कहीं ना कहीं हम देश को पीछे लाएंगे। अब अगर कोई मुस्लिम हो लिखा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लिखा है, इसीलिए केवल आपत्ति है, तो ये तो बहुत ही संकुचित मानसिकता, उसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि शिक्षा के केंद्र में तो सब लोग शिक्षा लेने जाएंगे, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बहुत लोगों ने शिक्षा ग्रहण करी है। आसपास के क्षेत्र के लोग बहुत शिक्षित शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति अगर उस दिक्कत को महसूस करता है तो चुनौती इस बात के लिए देंगे, हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बेहतर यूनिवर्सिटी बना करके देंगे, बेहतर वातावरण देंगे। अगर वो देश की तरक्की चाहता है, बच्चों को शिक्षित करना चाहता है, अच्छा माहौल देना चाहता है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चाबी है जो समाज में अच्छा वातावरण निर्मित कर सकता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो अपराध की दृष्टि से देखें, चाहे वो उन्नति की दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, पारिवारिक दृष्टि से देखें। शिक्षा ही हर चीज के ताले की चाबी है, और शिक्षा को जितना हम निम्न स्तर पर ले जाएंगे, जितना उसको चोटिल करेंगे, उतना हम अपने समाज के ताने बाने का नुकसान करेंगे, अपने परिवार का नुकसान करेंगे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसका एक बड़ा उदाहरण है। मैं वर्तमान सरकार से, आपने जो सवाल पूछा था मैं उसका जवाब दे दूं एक छोटा सा। देखिए, कोर्ट कोई भी हो, चाहे निचली अदालत हो, बड़ी अदालत हो, सर्वोच्च अदालत हो, काम वो कागजों पे ही करती है। जो भी उसके सामने चीजें आएंगी, जो साक्ष्य आएंगी, उनका स्वविवेक क्या कहता है वो उस बात के लिए कम इस्तेमाल करती हैं। जो साक्ष्य उनके पास आएंगे, जो तर्क उनके पास आएंगे, उन पर उनको निर्णय लेना है। तो जिम्मेदारी सरकारों की बढ़ जाती है कि बेहतर तर्क, उन्नति के तर्क लेकर के आए, ना कि इस बात के विवाद बनाने के लिए। अगर सरकार सही दृष्टिकोण रखेंगी तो विवाद किसी भी चीज में नहीं है, बेहतर चीजें हो सकती हैं। जैसा कि सरकार ने किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पे बदनाम करने का काम किया, और एक नई यूनिवर्सिटी ये लेकर के आए कि यहां केवल मुस्लिम पढ़ते हैं, हम एक कोई नया दृष्टिकोण लेकर के आ रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी खोल चुकी है, जिसको अभी तक स्थायी स्थान नहीं दे पाई है। ना उसका निर्माण हुआ है, ना उसका कोई काम हुआ है। ऐसे ही हम अगर बात करें तो समाजवादी सरकार में रहते हुए, मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, केवल उदाहरण की बात कर रहा हूं। समाजवादी सरकार ने माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में 2-2 एम्स के लिए जमीन दी थी। एम्स वो स्थान है जहां पे बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, लेकिन आज तक वो एम्स कंप्लीट नहीं हो पाया। बात करते हैं डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार, तो आखिर 8 साल 10 साल में 2 एम्स में से एक भी एम्स तैयार क्यों नहीं है?
तो ये सवाल तो सत्ताधारी दल से करेंगे, लेकिन जब हम सवाल इनसे करेंगे, ये सवाल विपक्ष से करेंगे, दूसरी बातों पे करेंगे, तो बेहतर शिक्षा का माहौल कैसा बने। समाजवादी सरकार थी तो आजाद भारत में सबसे ज्यादा मेडिकल सीट्स बढ़ाने का काम समाजवादियों ने किया, बेहतरी का काम किया, शिक्षा के लिए काम किया, और जो बेहतर 18 लाख लैपटॉप माननीय अखिलेश यादव जी ने बच्चों को वितरित किए ताकि वो टेक्नोलॉजी से जुड़े, आधुनिकता से के साथ जुड़े। इस सरकार को भी वैसे ही काम करनी चाहिए। लांछन लगाने से बेहतर है कि हम कंपटीशन करें, तुलना करें तो बेहतरी करके दिखाएं। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। सैयद मोहम्मद तकी जी मुझे सुन पा रहे हैं? मोहम्मद तकी जी सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सैयद मोहम्मद तकी जी, सबसे पहले आपकी भी प्रतिक्रिया इस पूरे विषय पर। देखिए, भाजपा की राजनीति का एक ही सूरज है, वो मुसलमान, और भाजपा की पूरी राजनीति उसी दूरी पे घुमा करती है। मुसलमान खा क्या रहा है, मुसलमान के शहरी स्थानों में क्या हो रहा है, मुसलमान नमाज कैसे पढ़ रहा है, मुसलमानों की दरगाहों में क्या हो रहा है, मुसलमानों की जो है और फैसिलिटीज क्या मिल रही है, धारा के आसपास की पूरी राजनीति रखती है। और ये जिसके लिए आए थे उन हिंदुओं को भला नहीं कर पा रहे। अभी दिवाली देखा, दिवाली में बसों का इंतजाम नहीं था, ट्रेनों का इंतजाम नहीं था, लेकिन सारी राजनीति इसी कैसे घूमती रहती है। आप बताइए, किसी भी स्थान को, किसी भी धर्म को अगर वो शिक्षा दे रहा है तो उसको शिक्षा देने का अधिकार है, और वो शिक्षा के तहत और सभी लोगों को भला कर रहा है। अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मुसलमान शिक्षा ले रहे हैं, उनका आरक्षण है, तो उसमें बुराई क्या बात है? सब जगह आरक्षण है क्या? जो दलितों का आरक्षण है या जो ओबीसी को आरक्षण है, वो भी तो हिंदुओं का आरक्षण है। दलित ओबीसी में तो हिंदू नजर आते हैं, वो भी आरक्षण लिए बैठे, शिक्षा पाने में शिक्षा से भलाई हो रही है। बीएचयू में शिक्षा दी जा रही है, एएमयू में शिक्षा दी जा रही है, जामिया में शिक्षा दी जा रही है। उस शिक्षा से निकल के जो डॉक्टर, इंजीनियर, जो प्रोफेसर बन रहे हैं, वो समाज को ही सही कर रहे हैं ना। और वहां पे बहुत सारे लोग जो इलाज कराने जा रहे हैं, जो अपना इलाज ले रहे हैं, वो धर्म के हिसाब से नहीं जा रहे हैं। अगर बीएचयू में हिंदू ज्यादा शिक्षा दे रहा है, बहुत सारे मुसलमान इलाज करा रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है, ट्रामा सेंटर में इलाज हो रहा है, तो भला तो समाज का हो रहा है, और शिक्षा ही समाज का भला होना है। लेकिन बीजेपी को आदत सी पड़ गई है कि वो जहां मुसलमान देखती है उसके चारों तरफ राजनीति का ताना बाना अपना बुनने लगती है, जबकि सभी केस में बीजेपी ने मुंह दिखाई है। चाहे धारा 270 हो, चाहे वो आरक्षण हो, एएमयू में आरक्षण, ये मुसलमानों की बात हो, चाहे जामिया हो, चाहे नमाज की बात हो, चाहे दरगाह के सामने चिल्लाने की बात हो, चाहे बहराइच के दंगे हो, चाहे मुसलमानों घरों पर बुलडोजर चलाने की बात हो, हर जगह बीजेपी ने मुंह खाई। उसके बाद बीजेपी जो है इसी पे लगी हुई है। और ये सबको समझने की बात है कि देश की तरक्की सबको साथ लेके होगी। बीजेपी हिंदू भाइयों को गुमराह करना बंद कर दे, और हिंदू भाइयों को समझना चाहिए कि हमारी बात करो, हमारी शिक्षा की बात करो, हमारी नौकरी की बात करो, हमें बिजली सस्ती दो, हमें सब्जी सस्ती दो, हमें शुद्ध देसी घी दो। नवरात हो गया, नवरात में शुद्ध देसी घी हिंदू भाइयों को नहीं मिला, वो डर रहे थे कि इसमें मिलावट ना हो। तो क्या बीजेपी कर रही है? बीजेपी ने देश की राजनीति के अंदर सिर्फ नफरत के बीज बोए हैं और उसी की फसल काटना चाहती है। शिक्षा से इनको दूर तक कोई वास्ता नहीं। शिक्षा के पीछे ये लोग लठ लेके दौड़ रहे हैं। हम कहते हैं आप 10 संस्थान बनाइए अच्छे, उसमें आप हिंदू आरक्षण की शिक्षा दीजिए, क्या हो रही है उसके अंदर? आप शिक्षा तो दे रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, वो निकल के समाज का तो भला करेंगे। अगर आज जो ऑपरेशन एसजीपीजीआई में डॉक्टर निकल रहे हैं, किसी धर्म के हो, वो सबका इलाज कर रहे हैं ना, सबका भला हो रहा है। तो ये बीजेपी की राजनीति जो है वो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, जनता समझ गई है, और जनता इससे अब ऊब चुकी है। वो चाहती है कि भाई हमारी शिक्षा की बात हो, हमारी नौकरियों की बात हो, रोजगार की बात हो। नौजवान बेरोजगार है, आत्महत्याएं कर रहा है, राखी जी पेपर उठा के देख लिए, आपको 3-4 खबरें रोज मिल जाएंगी। युवाओं ने आत्महत्या कर ली, परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। कौन जवाब देने वाला है इसका? कौन जवाब देगा इसका? जब दंगे होते हैं तो दंगे में जो लोग मरते हैं उनका धर्म ढूंढा जाता है, लेकिन जब रोड का एक्सीडेंट होते हैं उसमें करोड़ों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं प्रसाद, उसमें कोई उनका धर्म नहीं ढूंढता। जो रोड एक्सीडेंट में कोरोना से ज्यादा मौतें हो रही है हर साल रोड एक्सीडेंट में, उसमें मरने वालों का धर्म क्या है? पूछे बीजेपी के लोगों से, तो वहां धर्म नहीं ढूंढते, लेकिन दंगे वालों का धर्म बताने को तैयार है। ठीक है, चलिए सैयद मोहम्मद तकी जी वापस आऊंगी। ठीक है, एक सेकंड आपको बीच में रोक रही हूं। हसन रिजवी जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, हसन रिजवी जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। केसी जैन जी सुन पा रहे हैं?
जी जी। केसी जैन जी, मुझे लगता है एएमयू पर मापदंड क्या होंगे, वो 3 जो जजेस होंगे, उनकी बेंच होगी, उनके फैसले का अब इंतजार है। बाकी क्लियरिटीज आ चुकी हैं, अल्पसंख्यक दर्जा जो है बरकरार रहेगा। एक बात है कि 2 पॉइंट हैं, मैं अभी हमारे साथ अधिवक्ता जुड़े थे, उनसे मैंने क्लियरिटी ली थी, और वो यही बात थी कि पहले मतलब 1967 में आप देखिए इसको खारिज किया था, आज इतने वक्त बाद आज ये फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको बरकरार की बात की जा रही है। तो ये जो एक बदलाव हम देख रहे हैं इतने वक्त बाद, हो सकता है समय के हिसाब से चीजें आती हैं, लेकिन ये विवाद जहां से मूल रूप से शुरू हुआ था, अब जो बदलाव कर रहे हैं या जिस चीज को आप बरकरार रख रहे हैं, या आने वाले समय में जो 3 जजेस अपना फैसला देंगे उसका एक नया मापदंड सामने आएगा, उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो क्या इसकी पूरी अवधारणा कुछ बदलती हुई दिखती है? क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे थे सैयद मोहम्मद तकी जी, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। राखी जी, कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जिनको हमें लगता है कि राजनीतिक मायने से उनको नहीं देखना चाहिए, राजनीतिक तराजू में उनको नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए मामला आता है 1967 में, तो 1967 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस प्रकार से निर्धारित किया था कि ये अल्पसंख्यक संस्था नहीं हो सकती, और उसका आधार क्या दिया था कि इसको स्थापित करने वाली जो संस्था थी वो कॉलोनियल लेजिस्लेचर के द्वारा 1920 में इसको स्थापित किया गया था, ना कि किसी मुस्लिम संस्था के द्वारा या उस तरीके से उसको स्थापित। इन आधारों पे ये जो निर्णय था ये उच्चतम न्यायालय का निर्णय था 1967 में, लेकिन जो भी सारे कामकाज थे उसके लगभग वैसे ही चलते रहे, और उसके बाद में उसको समाप्त करने के लिए जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय था उसको समाप्त करने के लिए एक अध्यादेश लाया जाता है, 1981 में एक एक्ट लेकर के आया जाता है और इसको फिर से दर्जा दे दिया जाता है। तो उसको दर्जा बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यक का 1981 में एक अध्यादेश ला करके इसको लागू किया गया। लेकिन चूंकि आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1967 का जो आदेश था उसको इस आधार पे खारिज किया कि उद्देश्य क्या है संस्था का, ये इससे मतलब नहीं किसने स्थापित किया, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, उद्देश्यों को ध्यान में रख करके देखा जाए अल्पसंख्यक संस्था है, इसको संस्था में बरकरार रखा। और देखिए जो कानून ने हमको अधिकार दिए हैं, संविधान ने अधिकार दिए हैं, जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है और उनको काम करने का अवसर मिलना चाहिए, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसे में अगर आज अगर उच्चतम न्यायालय ने 1967 का जो ऑर्डर उसको समाप्त करके ये अगर न्यायालय कहता उच्चतम न्यायालय कि वो संस्था पे बरकरार रहेगा, और लेकिन उसके जो नियम कानून है, जो शर्तें हैं और जो आधार, किस आधार पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो अल्पसंख्यक दर्जे में आएगा नहीं आएगा, अगर उन मानकों को पूरा करता है उसके लिए 3 जजेस की कमेटी बनाई जाएगी और निर्णय करेंगे कि क्या क्या चीजें लागू होंगी, किस आधार पे ये लागू रहेगा। तो जो 1981 में एक अध्यादेश लाया गया था उसकी अब आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसको खंडित करने के लिए 1967 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खंडित करने के लिए उस अध्यादेश को लाया गया था, उसकी आवश्यकता नहीं। और तो देखिए हर चीज को इस दृष्टि से देखना कि भाई सरकार किसकी है क्या है, तो अभी देखिए मोहम्मद तकी साहब ने जो बोला, वास्तव में आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से नफरत फैला रही है वही सारी चीजें साहब ने अभी कही। ये सीधे सीधे न्यायालय के निर्णय का मामला है, और इसको लेकर के जो लोग हैं वो भी मुस्लिम स्कॉलर थे कि इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी, अब उसमें इन्होंने बहराइच के दंगे को भी उसमें ले आए। अरे बहराइच का दंगा तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां पे एक जिस प्रकार से एक व्यक्ति को, एक हिंदू व्यक्ति को वहां पे काट डाला गया, उसको मार डाला गया, उसको गोली मार के हत्या कर दी गई, उसके नाखून नोचे गए। क्या इन चीजों को सही ठहराया जा सकता है क्या? और अल्पसंख्यक के नाम पे क्या कुछ भी करने के लिए एक वर्ग कर सकता है क्या? अल्पसंख्यक में जैन समाज भी आता है, जैन समाज सबसे कम संख्या में है, उसके बाद कितने साधपूर्ण तरीके से अपने कार्यक्रम करता है। लेकिन किसी बहुसंख्यक समाज को बाधा पहुंचाना, अगर आप कोई जुलूस निकालते हैं, मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं, कोई आपत्ति नहीं, आराम से हो जाता है। अगर हम दुर्गा पूजा का जुलूस निकालते हैं, दुर्गा विसर्जन के लिए, केसी जैन जी मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ बीच में, मुझे ना बस एक बात आपसे भी कहनी है और सैयद मोहम्मद तकी जी से भी कहनी है। मुझे लगता है ये जो आज विषय जिस पर हम बैठे हैं इसमें और बाकी के जो मामले आते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस चर्चा से कि वो हिंदू मुस्लिम टाइप की कुछ बातें होने लगी।
मुझे लग रहा है ये एक यूनिवर्सिटी और शिक्षा से जुड़ा हुआ एक फैसला है। किसी यूनिवर्सिटी की बात यहाँ हो रही है जहां पर पढ़ने का अधिकार, मुझे लगता है वहां कोई ऐसी बाउंडेशंस नहीं थी। उन तमाम चीजों को लेके एक आरक्षण को लेके एक छोटा सा मसला जो एक इशू बना था वो आज तक चला आ रहा है, उस पर बहुत सारी क्लियरिटीज हैं। अब हम इसमें हम दंगों को ले आए या हम कह दें कि हिंदू मुस्लिम हो जाता है, मुझे लगता है इस विषय पर तो कम से कम नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। हसन रिजवी जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सुन पा रहे हैं। वाकई पैनलिस्ट की बात मैंने सुनी। देखिए एक मामूली सी विवाद था वहां पे, छात्र संघ में एक मामूली सा विवाद था। बहुसंख्यक समाज के कुछ छात्रों को ये लगा कि जब 50% आरक्षण अल्पसंख्यकों को दे दिया जाएगा, उस वजह से हमारी अख्तलफी हो रही है। मामूली सा विवाद था, लेकिन आज की डेट में ये देखा ये जा रहा है पिछले 10 सालों में 15 सालों में कि कुछ संगठन वो या तो किसी पार्टी विशेष से जुड़े होते हैं या उनके कुछ छोटे छोटे संगठन होते हैं जो उनसे जुड़े होते हैं, या उनका भरण पोषण वो पार्टी कर रही होती है। वो छोटी छोटी बातों को लेके कोर्ट में चले जाते हैं, वो 10-10 साल पेंडिंग रहते हैं। जब उस तरह के जजेस वहां, मैं देखिए माजरत चाहता हूं, मैं किसी जज के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, न मुझे हक है, न मैं जुडिशरी का हम पूरी तरह से सम्मान करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। भले से खिलाफ हमारे फैसले आते रहे, हम तब भी सम्मान करेंगे, क्योंकि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, हमें यकीन है। और हमारे साथ क्या किसी भी भारतवासी के साथ अन्याय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में नहीं हो सकता, हमारा ये मानना है। अगर चंद लोग आके कहते हैं, कभी किसी को कोई कहता है कि मेरे फैसला देने की रात मैं बड़ा परेशान था, मैंने देखा कि मेरे छत पे या दीवार पे काला बंदर आके बैठ गया, मैं समझ गया, मैंने फैसला दे दिया। कोई कहता है कि भगवान फैसला करेंगे। अरे भाई, जब भगवान खुद पार्टी है तो भगवान कैसे फैसला करेंगे? भगवान तो कहेंगे कि हमें दे दो। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो एक संशय होता है, एक वो होता है। लेकिन फिर भी हमें पूरा यकीन है कि न्यायपालिका हमारी निष्पक्ष रहेगी और हमेशा से न्यायमूर्ति जो न्याय मूर्ति कहा गया, न्याय देवता गया है, वहां से सबको न्याय मिलेगा, वो चाहे जो भी हो। चाहे हमारे आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको भी न्याय मिलेगा। रही बात कि आज एक अच्छा फैसला दिया, लेकिन उस फैसले में भी अभी तो पूरी तरह से उस फैसले का किसी ने भी शायद नहीं पढ़ा होगा पूरा फैसला कि जो आना है क्या क्या वो है, तो उस पर उतनी बात नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी कि 3 जजेस की एक कमेटी बनेगी, वो देखेगी कि कितना क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पर सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद ने जो यूनिवर्सिटी स्थापित की थी, उन लोगों की मेहनत, उससे ये बताइए कि पिछली सरकारों ने तो शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया। सरकारें बात करने के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के, जितने भी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्हीं ने, किसी ने उस तरह का इंस्टीट्यूशन दे पाया जो वर्ल्ड लेवल का हो, जहां पे हम शिक्षा के मायनों में हम बहुत नीचे खड़े हुए। ठीक है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां हमारे यहाँ है, लेकिन वो भी अगर वर्ल्ड क्लास रैंकिंग में देखी जाए तो बहुत नीचे हैं। हमसे आगे दुनिया के देश बहुत आगे हैं। तो जहाँ पे हमारे अपनी पूरी ऊर्जा को हमें उस पे लगाना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटियां हैं उनको किस तरह से और इस तरह से बनाया जाए कि वो दुनिया में ऐसे शिक्षा संस्थान हो जैसा कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे हो, या उनके करीब हो। उसके बजाय जो शिक्षा संस्थान हमारे यहाँ है उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए, कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, उसमें से मुस्लिम शब्द रखा जाए, कि हिंदू शब्द जोड़ा जाए, कि हटाया जाए। हम इसमें पड़े हुए हैं। आज जब हम किसी भी डिग्री कोर्स को करने के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में लाखों रुपए की गरीब आदमी जो 5 किलो राशन के ऊपर डिपेंडेंट है, जो पेट भर खाना खाने के लिए उसको सरकार के अनुदान की जरूरत पड़ रही है, वो अपने बच्चे को शिक्षा कहाँ से देगा? जो आदमी अपने परिवार का पेट भरने के लिए उसको सरकार से 5 किलो राशन की जरूरत, उसकी सहायता की जरूरत पड़ रही है, वो इतने महंगे कोर्सेज में कैसे आ सकता है? बात तो इसमें होनी चाहिए। आज हमारे जो सरकारी स्कूल है, अभी हमारे उत्तर प्रदेश में ही देखा गया
कि बहुत से 27,000 सरकारी स्कूलों के बच्चों को इधर से उधर शिफ्ट किया जाएगा, उनको बंद किया जाएगा। बीएसए को इसकी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि दूसरे स्कूल में उनको शिफ्ट कीजिए। जब बेसिक हमारा इतना कमजोर होता जा रहा है और हम लड़ रहे हैं सिर्फ किस लिए, हम बहस कर रहे हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए कि हटाया जाए। बहुत अफसोस होता है। आज हमारे वर्तमान सरकार के प्रवक्ता भी हैं, उनको एक नजीर कायम करनी चाहिए कि हम कोशिश करेंगे, कहना तो चाहिए कि हम कोशिश करेंगे कि गरीब के बच्चों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बेहतर यूनिवर्सिटी बना के देंगे। हम दूसरी और 10 यूनिवर्सिटियां बनाएंगे। अगर हम अगली बार हम सरकार में आए तो हम 5 यूनिवर्सिटियां और बनाएंगे। ऐलान तो करना चाहिए, लेकिन हम लड़ रहे हैं कि नहीं, वो बहराइच का दंगा, वो इसका दंगा, उसका दंगा। बड़ा अफसोस होता है कि आज हम वर्तमान में शिक्षा पे हमारा कितना फोकस है और हम वोट के लिए कहां तक जा सकते हैं, जहां पे इतने बड़े संस्थान की बात हो रही है, जहां विदेशों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। कुछ तो होगा उस संस्थान में, ठीक है। वहां पे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है हसन रिजवी जी, मुझे ऐसा लग रहा है अल्पसंख्यक दर्जा जो बरकरार रखा गया है फिलहाल डिसीजन में, इसको तो कोई, मुझे लगता है इस पर तो कोई टीका टिप्पणी नहीं कर पाएगा। जो डिसीजन हो गया हो गया। अब इसके मापदंडों पर बात होनी है। देखिए कि वो कैसे होंगे, क्या हो सकता है, कैसे उन 3 जो जजेस की बेंच है उनकी तरफ से क्या चीजें आती हैं, इस पर बातचीत होनी है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो माइनॉरिटी की बात बार बार आ रही है, उसकी भी एक बात होगी कि भाई वाकई ये अल्पसंख्यकों के लिए तमाम चीजें की गई थी। उस वक्त का ये पूरा घटनाक्रम था, क्योंकि शुरुआत 2005 से हुआ, लेकिन किसने स्थापना की, वो क्या चाहते थे, कहां से इस यूनिवर्सिटी को लाए गए जब इसकी स्थापना हुई, महिलाओं की शिक्षा को भी लेकर मुझे लगता है बहुत सारा इस पर काम किया गया है। तो मैं फिर इसी बात पर जोर दूंगी कि शिक्षा का मंदिर हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या कोई और यूनिवर्सिटी हो, लेकिन यहां पर बात अल्पसंख्यक की आ रही है। मुझे लगता है नाम को लेके सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा ना हो तो बहुत बेहतर होगा। मैं बार बार इसी पर जोर दूंगी। अब हमें क्योंकि इंतजार तो करना है, जो 3 बेंच का जो फैसला आना है उस पर हमें देखना पड़ेगा क्या पॉइंट है, लेकिन फिलहाल उसके पहले जो बातें आ रही हैं वो वाकई में बहुत सारे सवाल मुझे लग रहे हैं यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। केसी जैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए। देखिए राखी जी, बात यह है कि गलत को गलत स्वीकार करने का मादा नहीं। अल्पसंख्यक संस्था है, ठीक है, अच्छी बात है। 50% उसमें आप अल्पसंख्यक संस्था के नाते आरक्षण की बात कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन जो लोग पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े की, दलित की, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, आवाज बढ़वाइए, बात पे जनगणना की बात करते हैं, जो पिछड़ों के अधिकारों की बात करते हैं, वो कहाँ सो जाते हैं? उनके कानों में कौन तेजाब डाल देता है, कौन उनके कानों में पारा डाल देता है कि ऐसी बातों पर? भाई तेजाब में पारा डालने की प्रवृत्ति तो आपकी होगी, जब शिक्षा पे बात होगी तो आप तेजाब और पारा डलवाएंगे कानों में, तो ये आपकी मानसिकता हो सकती है। ये आपकी ये पता चल रहा है कि आपको कितना शिक्षा से प्रेम है और आप कितने शिक्षा प्रेमी है। शर्म आनी चाहिए आपको केसी जैन जी, शर्म कीजिए, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म कीजिए और माफी मांगिए देशवासियों से कि आप शिक्षा के नाम पे, शिक्षा के स्तर पे कान में तेजाब और पारा गिरवा रहे हैं। ये आपकी मानसिकता है, ये आपका चर्चा का स्तर है। मैंने अभी कुछ सेकंड पहले ही कहा है, प्लीज इसको हिंदू मुस्लिम या दूसरी तरफ मत ले जाइए। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, पर ऐसे मत करिए। पड़ेगा जहाँ पे बात शिक्षा की होगी, वहाँ तेजाब और पारे का क्या काम होगा? ये क्यों नहीं कह रहे हैं, ये क्यों नहीं कह रहे डॉक्टरेट की पढ़ाई में 50% माइनॉरिटीज का आरक्षण नहीं होना चाहिए था, उसमें 25% होना चाहिए था, 20% होना चाहिए था, 10% होना चाहिए था। ये इनके मुंह से क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि इनको शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो तेजाब और पारा उन बेरोजगार युवाओं के हाथों में पकाना चाहते हैं कि कानों में डालो, आंखों में डालो। तो अगर ऐसी मानसिकता के लोगों को आपको डिबेट करवाना है तो आपको मुबारक हो। क्यों लौट जाता है सीए आने पे सारे सिरे पे सांप? अगर कोई पीड़ित है, चलिए वहां पर हसन रिजवी जी, हसन रिजवी जी, आपको मैं बहुत सम्मान पूर्वक एक बात कहना चाहती हूँ। आपकी आपत्ति जायज हो सकती है, यदि आपको आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से तो वो भी ठीक बात है, मैं उसका भी समर्थन करती हूँ, बट मैं इस चीज की बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करती कि यदि ऐसे उनकी लाइन पर डिबेट कराना है तो आपको मुबारक। सॉरी टू से यू सर, मैं कंडक्ट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, मुझे पहले कंप्लीट करिए। देखिए मैंने आपके बोलने के बाद बोला, प्लीज आपका राइट है, मैं आपको सम्मान करती हूँ, पर इस तरह से इस भाषा को लेके मत जाइए
चाहिए कि मैं उनके लिए इस डिबेट को कंडक्ट कर रही हूँ और वो जो बोल रहे हैं तो आपको मुबारक। आपने बोला, अगर आपने ऐसा समझा तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। आप एंकर हैं, आप चीफ होस्ट कर रही हैं शो को, तो कम से कम जहाँ पे शिक्षा की बात हो रही हो, इस शिक्षा के मंदिरों की बात हो रही हो, उन मंदिरों में शिक्षा ग्रहण की जा रही हो, हसन रिजवी जी मेरी बात को तो सुनिए, मैंने तो पहले ही कहा हिंदू मुस्लिम और बाकी चीजों को लाइए मत इस विषय पर, वही तो मैंने कहा। ये तो उनका व्यक्तिगत मत है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत मत है, तो उनको आप बोल सकते हैं। मैंने तो पहले ही कहा यहाँ पर इस विषय पर शिक्षा को लेकर बात हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, तो उस पर तो हिंदू मुस्लिम और बाकी चीजें लाए ना। मुझे लगता है बहुत बार इस चीज का रिपीटेशन किया मैंने। ये यूनिवर्सिटी अगर होगी, इसका हम करेंगे अगर आज अल्पसंख्यक का दर्जा, ठीक है, चलिए मेरे बहुत सारे मेहमान वेट कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। 1 मिनट केसी जैन जी, 1 सेकंड मैं आपको रोक रही हूँ, वापस से समय दूंगी। सैयद मोहम्मद तकी जी, हाँ पहले आप बोलिए, उसके बाद यशी आप बोलेगा। देखिए, शिक्षा जो है किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो शिक्षा ही जो देश का जो है वो कैरेक्टर चरित्र तय करती है और वही देश को आगे लेके जाती है। शिक्षा के नाम पे किसी भी तरह की इस तरह की बहस ना हो जिससे उसका मकसद बदल जाए। मेरा मकसद कहने का ये था कि हम शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। केसी जैन जी, हसन रिजवी जी, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप दोनों चुप हो जाइए प्लीज। भावना है कि हम गरीब लोगों को अच्छी शिक्षा दें। आज भी हमारे देश में व्यवस्था ऐसी है, इसमें गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, गरीब का बच्चा भी। हसन रिजवी जी, मुझे सुन पा रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, बाकी लोगों को बोलने दीजिए, मैं वापस से समय दूंगी। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ मैम, मेरी तरफ से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही है। तो फिर मुझे नहीं पता, आप 2-3 लोग एक साथ बोल रहे हैं सर, एक तो आपका वीडियो नहीं मिल पा रहा है, उधर से केसी जैन जी भी। केसी जैन जी, आपको मैं देख पा रही हूँ, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है 1 मिनट रुकिएगा। मोहम्मद तकी जी प्लीज बोलिए। देखिए, हमारे देश की मूल रचना ये है कि इसके अंदर गरीब का बच्चा भी अच्छी से अच्छी शिक्षा पा सके, वो डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, सीए बन सके और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके, देश को आगे ले जा सके। शिक्षा ही देश का चरित्र तय करती है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो शिक्षा पे हमें सबसे ज्यादा गंभीर होना, और सबसे ज्यादा गंभीर होना है बेसिक शिक्षा के ऊपर। बेसिक शिक्षा में बच्चा आता है कक्षा 1 से लेके 8 तक, उसका चरित्र तकरीबन वहां पे बहुत कुछ निर्धारित हो चुका होता है, जिससे काम हमारे देश में नहीं हो रहा है। और आज जो है बेसिक शिक्षा के स्कूलों को बंद करने की बात की जा रही है, वहां एनजीओ उतारे जा रहे हैं। वो एनजीओ जो सरकारी टीचरों से कम पढ़े लिखे हैं उनसे रिपोर्टिंग लेते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं। और हमारे जो टीचर सरकारी है वो एक एग्जाम दे के आए, उन्हें एग्जाम क्वालिफाई किया, उन्हें एग्जाम दिया, उसमें रेटिंग के हिसाब से उनको टीचर की नौकरी मिली है, लेकिन वहां पे एनजीओ उतार दिए गए। वो एनजीओ बड़े बड़े एनजीओ हैं, वो सरकार पे टैक्स का पैसा बचाते हैं और आके टीचरों को बताते हैं आप ऐसा करिए वैसा करिए। और जो कुछ हो रहा है उसमें सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, उस पर डाला जा रहा है, लेकिन शिक्षा का स्तर कहीं से सही नहीं हो पा रहा है। आज ही बेसिक शिक्षा के लिए स्कूलों में मैडम ब्लैक बोर्ड सही से नहीं बने हुए हैं, फर्नीचर ठीक से नहीं, स्कूलों में पंखे नहीं। आप चलिए मेरे साथ, मैं लखनऊ में दिखाऊंगा आपको। लखनऊ के अंदर मेरे घर के आसपास जो बेसिक शिक्षा के स्कूल है वहां पे पंखे नहीं है, छतें टूटी हुई है, सरिया निकली हुई है, और वहां पे बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के नाम लगे हुए हैं, लेकिन वहां शिक्षा के नाम पे जीवन बड़े सन्नाटा। मैं आप आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए, शिक्षा के लिए बहुत गंभीर होना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने 20,000 नए स्मार्ट क्लासरूम बनाए हैं, शिक्षा का उदारीकरण किया, शिक्षा पे काम किया है। और हर सरकार को आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए शिक्षा पे कैसे काम करना चाहिए। जो फैसला आया है उस फैसले का स्वागत करना चाहिए, सबको बधाई देनी चाहिए, और सारे एमयू के स्टूडेंट्स को, जो विद्यार्थी रहे हैं और आगे पढ़ेंगे, अलुमनाई रहे, उन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये फैसला बहुत अच्छा है और इसका स्वागत करना चाहिए। इससे देश के समाज का स्तर बदलेगा और बढ़ेगा, और हर संप्रदाय के लोग को ये आजादी है जो अपने संप्रदाय के लोगों के लिए अच्छी शिक्षा का बंदोबस्त करे, वहां पे एनजीओ बनाए, वहां पे यूनिवर्सिटीज खोले, और सब में अगर यूनिवर्सिटी अच्छी बनाने की होड़ बन जाएगी तो हमारे देश को अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी उससे। ठीक है, अगर ईसाई लोग कहते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मुसलमान कहते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हिंदू भाई कहते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बुद्धिस्ट कहते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जैन के लोग कहते हैं, समाज के लोग कहते हैं, तो उससे हमारे देश में अच्छी यूनिवर्सिटी निकल के आएंगी। हमें इसका स्वागत करना चाहिए। चलिए मोहम्मद तकी लगाने चाहिए। अभी रोक रही हूं मैं। हाँ, यशी अपनी बात रखिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे कि आरक्षण की बात पे पीडीए की बात करते हैं तो इनके कान में
तेजाब चला जाता है और दूसरी तरीके की बातें कह रहे थे। ये वही है। मोहन भागवत जी ने क्या कहा, मैं थोड़ा सा हट रहा हूं लेकिन रहूंगा विषय पे ही। मोहन भागवत जी ने क्या कहा, जाति बनाई ब्राह्मणों ने, और ब्राह्मणों ने जब जाति बनाई तो जाति आधार पर वंचित रखा शिक्षा से। जो शिक्षा ग्रहण करने का काम छोटी जाति है, जिनको नीच की जाति कहा जाता था, अगर वो शिक्षा ग्रहण करने का काम करता था या भगवान के मंत्र पढ़ लेता था, मंदिर प्रवेश कर लेता था, तो वंचित किसने रखा? आज अगर वो वंचित रह गए, मुख्य धारा में आने की बात करते, उस पीडीएस से इनको इतनी तकलीफ है, विषय क्या चल रहा है उसको यहां लेकर के आ गए। मुस्लिम समाज भी अगर मुख्य धारा से पिछड़ा है और अगर उसको अधिकार मिल रहा है तो इनको तकलीफ क्या है? इनके एक विधायक हैं जो अलीगढ़ से ही हैं, मानवेंद्र प्रताप सिंह, वो कह रहे हैं कि संविधान की मूल भावना की हत्या होती है आज जो फैसला आया है, और मैं कोर्ट के इस आदेश को नहीं मानूंगा। यानी खुले तौर पे कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, मानने को तैयार नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कार्रवाई करने वाली है? कुछ नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि अमित शाह जी ने भी सुप्रीम कोर्ट के, जब सबरामली मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की बात आई थी तो उन्होंने खुले तौर पर चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट के कि हमारे मामले में आपको दखल नहीं देना है। तो ये कितने महिला विरोधी हैं, शोषित वंचितों के विरोधी हैं, जो पीडीए की लड़ाई, जिसमें पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आधी आबादी जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं, संविधान नहीं लाना चाहते। मनुस्मृति में वही जो समाज में छोटी जाति का मान लिया गया है, जिसको शोषित वंचित कर दिया गया है, उसको हमेशा शोषित वंचित रहे। जो समाज में उच्च जाति का मान लिया गया, ऊंचे दर्जा जिसको दे दिया, वो हमेशा ऊंचा रहे, जिसको नीचा बैठा दिया वो नीचा रहे, सामान्य कोई ना रहे। और उस देश की तरक्की कभी नहीं हो सकती जहां देश का 10 से 15% केवल सामान्य वर्ग हो, 85 से 90% असामान्य हो। कैसे आप समाज को सुधार कर पाएंगे? वही बात मैंने जो शुरुआत में की थी, मैंने किसी राजनीतिक पार्टी का कोई राजनीतिक ग्रुप नहीं, जो वास्तविकता है सीधे सीधे उसी पर बात की थी कि शिक्षा में सुधार नहीं होगा तो कोई काम अच्छा नहीं हो सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, कहां बनेगी? एम्स की बात करी उत्तर प्रदेश के लिए, केसी जैन साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। मेडिकल कॉलेजों में क्या स्थिति है, खुद ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री समय समय पर बताते रहते हैं। 18 लाख लैपटॉप हमने बांटे, आप आइए ना कंपटीशन कीजिए, आप 28 लाख लैपटॉप बांटिए, बेहतर शिक्षा से जोड़िए। आप तो केवल दिखावे के लिए कहते हैं एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, लेकिन आप प्रचारित क्या करते हो? पत्थरबाज के रूप में, आतंकवाद के रूप में। आप मदरसों पे राजनीति करना चाहते हो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने आपको उस पर भी लताड़ लगाई। आप नेम प्लेट पे राजनीति करना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी लताड़ लगाई। तो आप जितना धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हो, भाईचारा को जितना खत्म करना चाहते हो, जो हमारे देश की खूबसूरती है, गुलदस्ता है, जो विभिन्नता में एकता है, उसको जितना उजाड़ना चाहते हो, उतना आपके चेहरे पे कालिक पोता है सुप्रीम कोर्ट, संविधान और संविधान को मानने वाले लोग। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। 1 मिनट, केसी जैन जी 1 सेकंड रुकिएगा, अनिल जी की भी एक प्रतिक्रिया आ जाए। अनिल जी बहुत देर से कुछ कहना भी नहीं चाह रहे हैं और बहुत शांत बैठे हैं। मुझे लग रहा है ये मुद्दा जो चला था शिक्षा वाला, ये आके मैंने एक शुरुआत में एक लाइन बोली थी, राजनीतिक रूप से इस पर कितने प्रपंच होंगे, मुझे तो यहीं से ही शुरू दिख रहे हैं। अभी तो 3 जजेस का फैसला आएगा, मापदंड आएंगे, उसके पहले ही चीजें शुरू हो गई। जी राखी जी, देखिए बड़े गंभीर विषय पर चर्चा आज की। शिक्षा के मामले पर मुस्लिम स्कॉलर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, रिजवी साहब ने, जिस पर बड़ा तंज कसा हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने, कानों पर तेजाब और कई इस तरह की बात। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, सलीका अदब का तो बरकरार रखिए जनाब, रंजिश है अपनी जगह और सलामत। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई तकलीफ है तो आप जवाब दीजिए ना कोर्ट में। शिक्षा के स्तर को किस प्रकार से बढ़ाया गया, अभी मोहम्मद तकी साहब ने जो बात कही, ये बहुत कड़वा सच है कि जहां प्राथमिक विद्यालयों में MA BEd करने के बाद, MSc BEd करने के बाद, विशिष्ट BTC करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद और स्पेशल टीचर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद, तब जाकर, अब तो टेट, सुपर टेट ये सारे चल रहे हैं, इसके बाद कहीं जाकर टीचर की भर्ती। लेकिन उस शिक्षा के स्तर को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम कहां से स्टार्ट होता है? NGO के हाथों में, जहां हाई स्कूल, इंटर, BA जो अनट्रेंड टीचर लोग हैं, जो टीचिंग के बारे में ठीक से जानते भी नहीं, वो गाइड टीचर्स को कर रहे हैं, ट्रेंड टीचर्स को। तो आपने जब अपॉइंट किए गए वो टीचर, तब आपने उनकी मानकता, उनका मानक और योग्यता नहीं देखी थी। आप किसके थ्रू उनको जो है नई शिक्षा नीति बताना चाहते हैं? आप एक छोटा सा तरीका, सुबह जब क्लास चालू होती है तब से लेकर और जब तक उसका क्लास का एंड होता है, तब तक कई सारी ट्रेनिंग से फ्री आती है।
कभी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स है, कभी जूम मीटिंग्स है, कभी और ट्रेनिंग्स है, कभी वो खाके तैयार करने हैं। इस तरह की बातों से लगातार उनका समय जाया जाता है और वो टीचर्स जिनको कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए उनके फिर मानक तय करती है कि आप इतने बताइए, ये फॉर्म भरिए ऑनलाइन, ये जूम पर फॉर्म भरिए ऑनलाइन, जूम पर मीटिंग करिए ऑनलाइन। सारी मीटिंग्स में टाइम चला जाएगा, बच्चों को पढ़ाएंगे कब? और फिर आप अपनी टीम भेजते हैं बार बार इंक्वायरी के लिए। कई सारे लोगों को तय कर दिया, आज इतनी टीम जांच के लिए जाएगी, आज उतनी टीम जांच के लिए। उसके बाद होता क्या है कि उनका आधा समय उस टीम को देखने में लग जाता है। सही मायने में शिक्षा के स्तर को बिल्कुल निचले स्तर पर ले जाने का काम ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। 2700 स्कूलों को बंद करने का प्रयास, शराब की दुकानें खोलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है भैया, राजस्व बढ़ाने के लिए आप शराब की दुकानें खोलिए, किसने मना किया? लेकिन शिक्षा के स्कूलों में मंदिरों को आप बंद करना चाहते हैं, आप प्रयास करिए ना। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर एक मिसाल कायम की कि विद्यालय किस प्रकार से होते इसकी, वो मिसाल आप कायम करिए ना। इसमें आप टीचर्स को चाहते हैं वो टाइम से पहुंचे, बच्चे टाइम से मिलने चाहिए, लेकिन आपने सड़कों की व्यवस्था क्या बनाई है? बरसात के समय में कमर कमर तक लोगों को पानी में होकर निकलना पड़ता, नाव डल जाती, सड़कों पर निकलना हो जाता है, इतना कीचड़ सड़कों पर होता है, बड़ी बड़ी दूर तक 2 किलोमीटर तक दूर तक उनके चलने का साधन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में टीचर्स टाइम से कैसे पहुंचे? कई घटनाएं घटी है, कई टीचर्स छुटे हुए हैं जिनकी डेथ भी हुई है, और कई टीचरों ने मानसिक तनाव के कारण सुसाइड भी किया है। तो भाई सबसे बड़ी बात है शिक्षा का स्तर। मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर शिक्षा का स्तर है तो देखिए वहां उसको मानक है, मानक तय कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन उस स्तर को घटाने का काम, शिक्षा का स्तर बढ़ाने का काम राजनीतिक रूप से सजगता होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप शिक्षा के स्तर को घटाने के लिए राजनीतिक विद्वेषता अगर उसमें उत्पन्न करना चाहती है तो ये बड़ी शर्मनाक। ठीक है अनिल जी, वापस आऊंगी, समय बहुत थोड़ा सा है। पहले केसी जैन जी आप अपनी बात रखिए और फिर बहुत एक छोटी सी प्रतिक्रिया हसन जी आप अपनी रखिएगा। पहले केसी जैन जी आप बोलिए। जी जी, अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे कांग्रेस के साथी ने की। अच्छा, मुझे केसी जैन जी एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। जैसे सब लोग क्योंकि इस बात को उठा रहे हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ, कुछ आपत्ति है ये जो डिसीजन आया है भारतीय जनता पार्टी को? मतलब मैं बहुत खुल के पूछ रही हूँ क्योंकि सब लोग ऐसे ही कह रहे हैं। देखिए राखी जी, पहली बात तो है कि लगभग 40 करोड़ आबादी, आवाज समझ में नहीं आती, बहुत 40 करोड़ आबादी है, और उसके बाद में भी उनको 50% अल्पसंख्यक संस्था के नाम पे आरक्षण चाहिए। तो जो लोग ओबीसी और एससी और एसटी की बात करते हैं, फिर मैं वही बात कहता हूं, उनके कानों में तेजाब क्यों पड़ जाता है? ऐसे बोलने में उनकी जबानें क्यों बंद हो जाती हैं? जो पीजी क्लास अगर पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग कर रहे हैं, जो लोग एमडी कर रहे हैं एमबीबीएस करने के बाद, जिसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे तकी साहब कि वहां एमबीबीएस होता है, एमडी होता है, तो एमडी ओबीसी एससी एसटी क्यों नहीं कर सकता है? सिर्फ मुस्लिम भी एमडी करेंगे वहां पर, इसमें बिल्कुल आपत्ति है। और क्यों आपत्ति क्यों नहीं होनी चाहिए? जिस समय इस संस्था की नींव रखी गई उसी समय जो है आपकी बीएचयू की भी नींव रखी गई। बीएचयू में तो ऐसी व्यवस्था कोई नहीं है कि वर्ग विशेष को वहां महत्व दिया जाए, वहां तो ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। हमारे पार्टी के उस उत्पादन की आबादी की जरूरत कैटर करने के लिए भी हमें डॉक्टर चाहिए पर आबादी, पर पर्सन वो आबादी के हिसाब से डॉक्टर कम है, उस आबादी के हिसाब से इंजीनियर कम है, उस आबादी की मुझे लगता है जब इसकी स्थापना हुई, जब ये यूनिवर्सिटी बनी, बहुत सारे मापदंड तब तय हुए होंगे। जो इश्यूज आए 50% लेकर जो दिए गए मुस्लिम छात्रों को, उसके बाद ही से तो ये विवाद हुआ। आज ये जो डिसीजन आया है तो उसके परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयास करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है केसी जैन जी और मोहम्मद तकी जी, प्लीज 1 मिनट, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया। हसन रिजवी जी, अधिकारों की बात क्यों रही? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि वो भारतीय अलीगढ़ एमयू के बारे में कुछ जानकारी पहले हासिल कर लेते और सब डिबेट में आते तो ज्यादा बेहतर होता। वो पहले इसकी स्थापना से लेके
इसकी प्रस्तावना में क्या क्या है उसको अगर पढ़ लेते हो, उस पर कुछ रोशनी डाल सकते तो ज्यादा बेहतर होता। इनको आपत्ति सिर्फ इस बात पे है कि 50% माइनॉरिटी के साथ जो अल्पसंख्यक, जिसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं है, अल्पसंख्यकों को है, तो अल्पसंख्यक मुस्लिम या मुस्लिम को 50% वो पीजी कैसे कर रहे हैं, उनको नहीं करने देने के लिए इनकी आपत्ति सिर्फ इतनी है। तो इनकी आपत्ति इनको मुबारक हो, इनकी मानसिकता इनको मुबारक हो, हम कोर्ट को सलाम करते हैं। चलिए ठीक है, उन जजों क्योंकि को समय हो गया है, करते मुझे इस चर्चा को यहाँ रोकना होगा। केसी जैन जी, हसन रिजवी जी और बाकी सब लोग जी, मुझे ऐसा लगता है एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है। राखी जी, बस एक बात का जवाब जो बार बार केसी जैन साहब कहते हैं और कई चर्चाओं में कहते हैं, उसका जवाब दे दूं। पहले अल्पसंख्यक का दर्जा जिन शैक्षणिक संस्थानों को दिया गया आरटी के एक्ट के तहत, उसको पढ़ लीजिए, अध्ययन कर दीजिए। आपने कहा था जैन समाज को भी मिला, जैन समाज भी अल्पसंख्यक है, बौद्ध भी है, ईसाई भी है, और आप वही ईसाइयों के पढ़ाते हो अपने बच्चों को। मैं फिर बार-बार बोल रही हूँ, शिक्षा का विषय है, उस पर इस तरीके से चीजों को लाना ठीक नहीं होगा। अब इंतजार हम उन 3 जजेस की बेंच के फैसले का कर लेते हैं जो मापदंड तय करेंगे, फिर इस चर्चा में बैठेंगे। फिलहाल समय हो गया, मुझे इस चर्चा को रोकना। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम फैसला आया है और अल्पसंख्यक का जो दर्जा है उसको बरकरार रखा गया है, लेकिन अभी भी 3 जजेस के पास ये सारी चीजें दी गई हैं। मापदंड तय होंगे, बहुत सारी चीजों पर बात होनी है, जांच होनी है, उसके बाद मुझे लगता है पूरी क्लियरिटी आएगी। लेकिन ये बात सच है, राजनीतिक रूप से देखिए लग ही रहा था कि सियासी रंग चढ़ेगा, और वो चढ़ना शुरू भी हो गया। आने वाले समय में जब तक उनका फैसला आता है और कितनी चीजें आ जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।